बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उत्सुकता ये जानने की बनी हुई है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार ही हर बार की तरह दबाव बनाकर बीजेपी को झुकने को मजबूर कर देंगे और सीएम पद के सिंहासन पर खुद विराजमान होंगे, या फिर बिहार की इस जीत में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर यहां की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी इस बार नीतीश को अपनी शर्तों पर झुकाने में कामयाब रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार बिहार में सीएम पद पर बीजेपी और जेडीयू के बीच ढाई साल की संधि हो जाए और सीएम पद पर पहला चेहरा बीजेपी से ही विराजित हो। अगर ऐसा हुआ तो कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? इसके हिंट्स शायद चुनाव के दौरान ही बीजेपी के थिंक टैंक कहलाने वाले अमित शाह चुनावी मंचों से दे गए थे। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के दो बड़े चेहरों के लिए प्रचार करते हुए जनता से वादा किया था कि आप इन्हें चुनाव जितवाइए, इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो दोनों ही दिग्गज चेहरों ने चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है। बारी अब अमित शाह की है वादा पूरा करने की। कहीं उनका बड़ा आदमी बनाने से मतलब मुख्यमंत्री बनाने से तो नहीं था। आखिर कौन है वो दो चेहरे जिनके लिए शाह जनता से इतना बड़ा वादा कर गए थे? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल जब अपने ढंग से जन समर्थन मांग रहे थे, उस समय अमित शाह का दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा था। इस चुनाव में उन्होंने स्थानीय बड़े नेताओं को चेहरा बनाकर उन्हें पॉपुलर करने और जनता से उन पर विश्वास कायम करने की रणनीति पर काम किया। इनमें दो नेताओं का नाम जमकर सुर्खियों में बना रहा। इनमें से एक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो दूसरे हैं सुनील कुमार पिंटू। इनके लिए अमित शाह खुद चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय रहे। तारापुर में सम्राट चौधरी के लिए तो सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू के लिए। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू के लिए उन्होंने जनता से वादा भी किया था कि आप इनको प्रचंड बहुमत से जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे। जनता ने न सिर्फ अमित शाह के वादे पर यकीन किया, बल्कि दोनों के ही पक्ष में खुलकर मतदान भी किया। इसके लिए बीजेपी ने पहले से होमवर्क भी किया हुआ था। चुनाव से पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और सुरक्षा आदि पर बेहतरीन काम कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि डबल इंजन की सरकार होने से कितना फायदा हो सकता है। जनता को इसका एहसास हुआ और जो चुनाव परिणामों में दिखाई भी दिया। सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुमार को 45,843 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। वहीं सुनील कुमार पिंटू ने सीतामढ़ी से 5,562 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि हार जीत का यह अंतर कम ही रहा, लेकिन बीजेपी के लिए सीतामढ़ी जैसी कठिन सीट को जीत पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अमित शाह की चुनावी शैली बिल्कुल अलग मानी जाती है। बिहार में उन्होंने जिन दो नेताओं को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया, उसके पीछे कई कारण थे। दोनों नेता संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं। जनता के बीच कार्यकर्ताओं से नेता तक का इन्होंने सफर तय किया है। क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क और सक्रियता, मोदी सरकार की योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचाना। शाह ने जनसभाओं में इस बात को बार बार दोहराया कि बीजेपी सरकार में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है और सम्राट चौधरी और जो सुनील कुमार पिंटू जैसे नेता जो हैं भविष्य में बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तारापुर और सीतामढ़ी के नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और लोग स्थिर विकासवादी सरकार चाहते हैं। सम्राट चौधरी और सुनील कुमार पिंटू की ऐतिहासिक जीत ने यह भी साबित किया कि अमित शाह का चुनावी जादू आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले था। दोनों नेताओं पर अब जनता का भरोसा और अपेक्षा दोनों बढ़ गई है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इन्हीं में से किसी एक को सीएम बनाना चाहती है, और क्या नीतीश कुमार के साथ सीएम पद के कार्यकाल को ढाई साल के लिए विभाजित करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि पहले टेन्योर में सीएम उनकी पार्टी से ही हो। इसके पीछे मजबूत तर्क उनका सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना है। जबकि नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं फिलहाल यही है कि मौजूदा स्वास्थ्य कारणों और राज्य की मौजूदा चुनावी हालात में उनके लिए पाला बदल पाना फिलहाल कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। अगर इस संभावित फैक्टर पर बातचीत तय होती है तो फिर बीजेपी की ओर से नया मुख्यमंत्री कहीं सम्राट चौधरी
या फिर सुनील कुमार पिंटू में से ही कोई एक तो नहीं होगा। सम्राट चौधरी का नाम खूब उछल भी रहा है। वो अपनी शैली और विपक्ष के खिलाफ धारदार अंदाज के लिए चर्चित भी रहे हैं। अब बीजेपी आलाकमान किसी ऐसे चेहरे को ही राज्य में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहेगी जो भविष्य में बीजेपी के लिए मजबूत एक मैदान तैयार कर दे, उसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी तैयार करके दिखा दे। बिहार क्योंकि बीजेपी के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग स्टेट रहा है, लेकिन अब की बार जो नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि राज्य में बीजेपी का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फिलहाल सस्पेंस है, लेकिन उम्मीदें हैं कि अगले कुछ दिनों में जल्दी ही सस्पेंस पर से पर्दा हट जाएगा। फिलहाल आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रदेश नेतृत्व के सभी अध्यक्ष से लेकर दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। पूरे केंद्रीय टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं, चुनाव समिति के, कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं खासकर सीतामढ़ी की जनता और माँ जगत जननी माता का आशीर्वाद पर विश्वास करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जगत जननी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी की जनता इस दफा फिर से सीतामढ़ी की सीट एनडीए के खाते में जीत कर देगी। आप पहले भी वहाँ के विधायक जी हैं, तो क्या कुछ नए मुद्दे होंगे, क्या वही पुराने मुद्दे या फिर जो देखिए, जैसे जैसे समय बीतती है वैसे मुद्दे नए जन्म लेते हैं। पुराने मुद्दे भी रहते हैं और नए भी मुद्दे आते हैं। पुराने मुद्दों में है कि सीतामढ़ी का विकास हो, जैसे स्टेशन बन रहा है नया, आज सीतामढ़ी के माँ भव्य का मंदिर भव्य बनने जा रहा है, और नए और सारी योजनाएं आने की पाइपलाइन में है कि और अधिक सीतामढ़ी का जब ये मंदिर बन जाएगा और सीतामढ़ी का नया स्टेशन जब बन जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि सीतामढ़ी में फुटफॉल बढ़ेंगे। जब फुटफॉल बढ़ेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे सीतामढ़ी, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की सबसे सख्त ज़रूरत होगी। आने वाले दिनों में इसकी सीतामढ़ी में सख्त आवश्यकता है।